जिस पल मैं अपनी 70 से भी ज्यादा साल की जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाला था, मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और अपनी पत्नी लू शेन की तरफ देखा। 50 साल की शादी के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मुझे एक भी दिन सच में प्यार किया था? उसकी झिक देखकर मुझे अपना जवाब मिल चुका था। मैंने कमरे में मौजूद अपने बच्चों, पोते पोतियों और पूरे परिवार पर एक नजर डाली। फिर धीरे से कहा, अगर मुझे सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं जिंदगी में फिर कभी तुमसे नहीं मिलना चाहूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरी सांस हमेशा के लिए थम गई। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं वापस आ चुका था, ठीक बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले। इस बार मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लूशिन के करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लूशिन हमारी क्लास में ट्रांसफर होकर आ गई और जिद करके मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कुर्सी थोड़ा दूर खिसका ली, जैसे उससे दूरी बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसने अचानक मेरा कॉलर पकड़ लिया और शरारती मुस्कान के साथ बोली, चेनान, पिछली जिंदगी में तुम इतनी जल्दी क्यों मर गए? जो सवाल तुमने मुझसे पूछा था उसका जवाब तो मैंने अभी तक दिया ही नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या सच में वो भी पुनर्जन्म लेकर आई है? शायद मरते वक्त मेरी आखिरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि मुझे सच में दूसरा मौका मिल गया। मैंने अपने जवान शरीर को महसूस किया और क्लास में बैठे उन सहपाठियों को देखा जो बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया था, ये कोई सपना नहीं था। चूंकि भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है तो इस बार मैं लूशिन के करीब कभी नहीं जाऊंगा। पिछली जिंदगी में लू परिवार की कंपनी मुश्किलों से गुजर रही थी। तब लू परिवार ने हमारे चेन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने परिवार के कहने पर पारिवारिक बिजनेस संभाला और धीरे धीरे अपने पिता की जगह ले ली। लूशिन बेहद खूबसूरत और समझदार थी। मेरे पिता हमारे रिश्ते से बहुत खुश थे और मैं भी उससे शादी करके बेहद खुश था। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि लूशिन पहले से किसी और से प्यार करती थी। उसके परिवार ने जबरदस्ती उन दोनों को अलग कर दिया और उसकी शादी मुझसे करवा दी। यही वजह थी कि शादी के बाद वह कभी खुश नहीं रही। मैंने उसे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, उसकी हर जरूरत पूरी की, उसका हर ख्याल रखा। लेकिन बदले में मुझे कभी उसकी तरफ से एक सच्ची मुस्कान भी नहीं मिली। इसीलिए मरने से पहले मैंने उससे पूछा था, 50 साल में क्या तुमने मुझे एक भी दिन प्यार किया था? और उसकी चुप्पी ने साबित कर दिया कि 50 साल भी उसके दिल को बदल नहीं पाए। इसलिए इस जन्म में मैं उससे दूर ही रहूंगा। हालांकि मैं लू परिवार और अपने परिवार के बिजनेस के बीच होने वाले सहयोग में दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले कुछ सालों में लू परिवार की कंपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी बनने वाली है और हमारा परिवार भी उससे बहुत फायदा उठाएगा। साझेदारी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की तरह किसी को सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, पढ़ाई। पिछले जन्म का अधूरा सपना पूरा करना। पिछली जिंदगी में मैं जोंगबेन यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाया था और वही मेरी सबसे बड़ी कमी बन गई थी। इसलिए इस बार मैं पूरी मेहनत करना चाहता था। साथ ही 50 सालों में जो अनुभव और ज्ञान मैंने हासिल किया है, उसकी मदद से मैं अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद बोर्ड एग्जाम से पहले के 3 महीनों में मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। मेरे सहपाठी मुझे देखकर हैरान थे। एक दोस्त ने मजाक में कहा, क्या बात है भाई, अब ना ब्रेक में बास्केटबॉल खेलते हो, ना वॉशरूम में जाकर स्मोक करते हो। तुम्हारे अंदर कोई आत्मा वात्मा घुस गई है क्या? मैं हंसते हुए बोला, मैं 50 साल आगे के फ्यूचर से वापस आया हूँ। पिछली जिंदगी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए इस बार मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मेरे बगल में बैठने वाला दोस्त मेरी बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। करीब 2 हफ्ते बाद मेरे पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, आज स्कूल के बाद जल्दी घर आ जाना, आज शाम मेहमान आने वाले हैं। रास्ते में लड़कियों को पसंद आने वाले कुछ गिफ्ट्स भी ले आना। मैं समझ गया था, ये लू परिवार ही था। पिछली जिंदगी में जब लूशिन आई थी तब हमने सोचा था कि हम अभी हाई स्कूल में हैं, इसलिए लिपस्टिक या हैंडबैग देना सही नहीं लगेगा। मैंने काफी सोच विचार करके बड़े बड़े गिफ्ट बैग्स खरीदे। उनमें बड़ी डॉलर्स, फिगर्स, हैंडमेड आइटम्स और तरह तरह के खूबसूरत गिफ्ट्स थे। लेकिन लूशिन ने उन पर मुश्किल से एक नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे भविष्य में तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना पड़े तो सोचकर ही जिंदगी मुश्किल लगती है। इसलिए इस बार मैंने फिर से कई बड़े बैग्स खरीदे। लेकिन इस बार उनमें और भी ज्यादा बचकानी चीजें थीं। छोटी कार्स, बारबी डॉल, रिमोट कंट्रोल कार और ऐसी ही ढेर सारी चीजें। क्योंकि इस जन्म में मैं उसे खुश करने के लिए नहीं
बल्कि अपने अतीत के हिसाब बराबर करने के लिए वापस आया था। वैसे देखा जाए तो उन बड़े बड़े गिफ्ट बैग्स में ज्यादातर सामान बच्चों के खेलने वाले टॉयज ही थे। मैं उन भारी बैग्स को उठाकर घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर फिर से लूशियन पर पड़ी, मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। वो अब भी वैसी ही थी, ठंडी, खूबसूरत और बेहद शालीन। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अलग ही रॉयल ऑनरा झलक रही थी। मेरे पिता ने मुझे इतना सारा सामान लेकर आते देखा तो तुरंत आंख दबाकर इशारा किया और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोले, अरे बेटा, ये तुम्हारी पहली मुलाकात है श्याओएन से और तुम इतने सारे गिफ्ट्स ले आए। मुझे तो तुमने कभी इतनी अहमियत नहीं दी। मैंने उनकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। सीधे उन बड़े बैग्स को ड्राइंग रूम में ले गया और लापरवाही से फर्श पर रख दिया। एक ही पल में सारे टॉयज इधर उधर बिखर गए। मैंने हाथ झाड़ते हुए लूशियन की तरफ देखा और बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, लो, ये गिफ्ट्स हैं। पापा ने कहा था तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं। समय कम था, इसलिए रास्ते के एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीद लाया, वरना सुपरमार्केट से थोड़ा अच्छा सामान ले आता। मेरे पिता ने जैसे ही जमीन पर बिखरे हुए 3 साल के बच्चों वाले टॉयज देखे, उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गुस्से में किचन से स्पैटुला उठा लिया और मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। आखिर पिछली जिंदगी में मैं 70 साल का बूढ़ा था और मेरे पिता अभी मुश्किल से 40 साल के थे। उम्र के हिसाब से तो मैं ही उनसे बड़ा था। मैं आराम से सोफा पर बैठ गया, पैर पर पैर चढ़ाया और उसी लहजे में बोलने लगा जैसे पिछली जिंदगी में अपने पोते को डांटता था। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन जरा भी बड़ों जैसी समझ नहीं आई। ये क्या हरकत है? मेरे पिता लूशियन और उसके माता पिता सभी एकदम सन्न रह गए। कुछ देर बाद मेरे पिता ने हल्की सी खांसी ली और झेंपते हुए बोले, वो, मेरे बेटे और मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। घर में हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। शायद इसने आपको अपना ही समझ लिया है, इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। ये सुनकर लू परिवार के माता पिता मुस्कुराने लगे, लेकिन लूशियन का चेहरा अब भी शांत था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, क्योंकि उसके हिसाब से इस जन्म में भी मैं पहले की तरह उसके परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता, मैं अब वो इंसान नहीं रहा। मैं फिर से किसी ऐसे इंसान के साथ 50 साल नहीं बिताना चाहता था जो मुझे कभी प्यार ही नहीं करता। मैं उसके पास गया और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो रहने दो, मैं इसे वापस रख लेता हूँ। इतना कहकर मैं टॉयज उठाने ही वाला था कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उन गिफ्ट्स में से एक बारबी प्रिंसेस डॉल निकाल ली और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जो मैंने अपनी पूरी पिछली जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। 50 साल, पूरे 50 साल तक मैं उसे जानता रहा, लेकिन उसने कभी मुझे ऐसी मुस्कान नहीं दी। तो क्या ये वही लूशियन नहीं है? क्या किसी और की आत्मा उसके शरीर में आ गई है, या फिर क्या सच में एक बारबी डॉल उसके दिल को छू सकती है? मैंने सिर झटका। मैं इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं देखता था, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जन्म में मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने तुरंत उसके हाथ से बारबी प्रिंसेस वापस खींच ली। चेहरा सख्त रखते हुए कहा, सॉरी, ये बारबी प्रिंसेस मेरे लिए है, बाकी सब तुम्हारे लिए हैं। कमरे में मौजूद हर इंसान हैरानी से मुझे देखने लगा। मेरे पिता तो बिना झिझक बोले, लगता है आज ये लड़का सच में बीमार हो गया है, क्योंकि आज मेरा व्यवहार वाकई अजीब था। मैंने सोचा था कि मेरी हरकतों से लूशियन नाराज हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए मुझसे दूरी बना लेगी, लेकिन मेरी उम्मीदों के उलट वो उन टॉयज को अपने हाथों में पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर एक बेहद हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान तैर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था। पिछली जिंदगी में मैंने उसे लाखों यूएन के गिफ्ट्स दिए थे, करोड़ों यूएन के ज्वेलरी सेट्स, लग्जरी बैग्स और महंगे एक्सेसरीज दिए थे, लेकिन उसने कभी मुझे 2 शब्द तक नहीं कहे। और आज सिर्फ बच्चों वाले टॉयज देखकर वो मुस्कुरा रही थी। क्या उसका असली प्यार सच में बच्चों के टॉयज थे, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा था? मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। फिर डिनर शुरू हुआ। दोनों परिवार बार बार हमें करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पूरे समय उदासीन बना रहा। लूशियन भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, हालांकि मैं जानता था कि उसके दिल में पहले से कोई और बसा हुआ है। उसका एक बचपन का दोस्त था जो उससे 1 साल छोटा था। पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि हाई स्कूल खत्म होने के बाद लूशियन उसी लड़के से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन मेरी मौजूदगी ने उनकी कहानी बीच में ही तोड़ दी। इसलिए इस जन्म में मैं सच में चाहता था कि दोनों एक हो जाएं। बस मेरी एक ही इच्छा थी,
कि इस जिंदगी में मेरा और लूशिन का फिर कभी कोई रिश्ता ना बने। और देखते ही देखते रात के 12 बज गए। जब उनका 3 लोगों का परिवार वापस जाने लगा, तब तक मैंने लूशिन से एक भी शब्द नहीं कहा था। पापा मुझे साथ लेकर उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए। तभी अचानक लूशिन रुकी और बोली, मेरा बैग शायद सोफा पर ही रह गया है। पापा ने मेरी तरफ देखा और कहा, चेनान बेटा, जरा बैग ला कर दे दो। मैंने मन मारकर उसका बैग उठाया और बाहर लाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लूशिन ने शांत आवाज में कहा, थैंक यू। मैं वहीं एक पल के लिए ठिठक गया। वो मुझे थैंक यू कह रही थी। ये तो शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक था। पिछली जिंदगी में मैंने उसके लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन उसने कभी मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। और आज सिर्फ एक बैग देने पर वो थैंक यू बोल रही थी। मैंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस सपाट चेहरा बनाए रखा, मुड़ा और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। पीछे से पापा की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, अरे ये लड़का इन दिनों थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है, वरना पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप लोग बुरा मत मानिएगा, कहीं हमारे दोनों परिवारों की शादी की बात पर असर न पड़ जाए। अगले दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल पहुंच गया। क्लास अभी शुरू ही हुई थी कि क्लास टीचर अंदर आए और बोले, बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। इतना सुनते ही दरवाजा खुला और जैसे ही अंदर आने वाली लड़की पर मेरी नजर पड़ी, मैं पूरी तरह सन्न रह गया। नई स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि लूशिन थी। टीचर ने उसका छोटा सा परिचय कराया और मुस्कुराते हुए बोले, लूशिन पहले नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तुम फ्रंट रो में बैठ जाओ, वहां पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन लूशिन ने धीरे से सिर हिला दिया, फिर बिना झिझक सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। पूरा क्लास उसे देख रहा था। वो मेरी डेस्क के पास आकर रुकी और विनम्र आवाज में बोली, फिर से मिल रहे हैं, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। मैंने जवाब नहीं दिया। तब उसने दोबारा पूछा, चेनान, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? टीचर भी जल्दी से पास आ गए और बोले, लूशिन, चेनान के साथ मत बैठो। ये हमारी क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट है। तुम क्लास मॉनिटर के साथ बैठो। वो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक लाता है। तुम दोनों साथ पढ़ोगे तो एक दूसरे की मदद कर पाओगे। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि सच तो यही था। पिछली जिंदगी में मैं वाकई पढ़ाई में बहुत पीछे था, लेकिन लूशिन ने टीचर की बात विनम्रता से ठुकरा दी। थैंक यू सर, लेकिन मैं चेनान के साथ बैठना चाहती हूँ। मैं उसे जानती हूँ। टीचर की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, चेनान, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा मत डालना। लूशिन में टॉपर बनने की पूरी क्षमता है। तुम्हारे रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट्स की कोई तुलना ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद था, पिछली जिंदगी में लूशिन स्कूल टॉपर नहीं बन पाई थी। उसे तीसरी रैंक मिली थी और उसकी वजह भी मैं ही था, क्योंकि उसी दौरान उसे पता चला था कि उसके परिवार ने उसकी शादी मेरे परिवार से तय कर दी है। उसका बचपन का प्यार उससे छिन गया और इसी सदमे में उसकी पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। इसलिए टीचर उसे किसी खजाने की तरह संभाल रहे थे। अगर लूशिन टॉपर बन जाती तो टीचर की रेपुटेशन भी कई गुना बढ़ जाती। स्कूल में उनका सम्मान और नाम दोनों ऊंचाइयों पर पहुंच जाते। लेकिन इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं था। इस जन्म में मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास करना, फाइनेंस की पढ़ाई करना और अपनी पिछली जिंदगी के 50 सालों के अनुभव का इस्तेमाल करके अपने परिवार के बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। ये सोचकर मैंने बिना किसी भाव के अपना हाथ बगल वाली कुर्सी पर रख दिया और ठंडे स्वर में कहा, हम पहले कभी नहीं मिले थे, कल रात पहली बार मुलाकात हुई है, कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। पूरा क्लास अचानक शांत हो गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की को सीधे मना कर दूंगा। आखिर वो स्कूल की सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक थी। लूशिन कुछ पल के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही परिचित भाव लौट आए। वही शांत चेहरा, वही हल्की ठंडक, वही जिद्दी स्वभाव। उसने बिना कुछ कहे अपना बैग मेरी टेबल पर रख दिया, फिर मेरा हाथ हटाया और जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ गई। उसे देखते ही मेरे अंदर अजीब सी घुटन होने लगी। मैंने यही चेहरा 50 साल तक देखा था और अब बस एक नजर भी मुझे बेचैन कर रही थी। मैं खुद सोचने लगा, आखिर पिछली जिंदगी में मैं 50 साल तक कैसे टिक गया। मैंने हाथ में पकड़ी किताब सीधा टेबल पर पटक दी। धप आवाज से वो हल्का सा चौंक गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जहां बैठना है बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रोकने का हक भी नहीं है। इतना कहकर मैंने अपना बैग उठाया, अपनी किताबें समेटी
और सीधे क्लास के उस कोने की तरफ बढ़ गया जहां डस्टबिन रखा रहता था। वहां सालों से जमा कूड़े की वजह से हल्की बदबू आती रहती थी। एक खाली सीट थी, लेकिन उस पर आमतौर पर विंटर की पुरानी चीजें रखी रहती थीं। मैंने उन सामानों को एक तरफ किया, अपना बैग रखा, फिर नीचे पड़ा बास्केटबॉल उठाया और क्लास के पीछे खिड़की के पास बैठे बास्केटबॉल गैंग की तरफ इशारा किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बिना कुछ बोले समझ गए। अगले ही पल हम सब क्लास छोड़कर बास्केटबॉल खेलने निकल पड़े। उधर क्लासरूम में प्रिंसिपल टीचर की गूंजती हुई आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन सच कहूं, मेरा सुबह की क्लासेस अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए मैं पूरे मॉर्निंग सेशन में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता रहा। दोपहर तक कई मैचेस हो चुके थे। आखिरी मैच खत्म होने के बाद मैं ठंडा पानी खरीदने जा ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक परछाई आकर रुकी। मैंने ऊपर देखा, वो लू शिन थी। उसने मेरी तरफ पानी की एक बोतल बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, कोल्ड वाटर मत पीना। स्पोर्ट्स खेलने के बाद आइस वाटर पीना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। पास खड़े मेरे कुछ दोस्त हमें देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगे। एक बोला, वाह भाई चेनान, ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा था, काफी चाम है तेरे अंदर। दूसरा हंसते हुए बोला, और देखो भाई, सीधा नॉर्मल वाटर लेकर आई है, कितना केयर करती है तेरी। हम लोगों को भी कभी कोई ऐसी बोतल दिलवा दे। मैंने उन्हें घूर कर देखा और कहा, बकवास बंद करो, अगली बार ज्यादा बोले ना तो सीधा डंक मारूंगा तुम्हारे सिर पर। मेरी हाइट लगभग 180 सेंटीमीटर थी। ऊपर से मैं स्कूल बास्केटबॉल टीम का सदस्य भी था, इसलिए डंक करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद मैं लूशिन की तरफ मुड़ा। मेरे चेहरे के भाव फिर से ठंडे हो गए। मैंने शांत लेकिन दूरी बनाए रखने वाले लहजे में कहा, थैंक यू, लेकिन मुझे कोल्ड वाटर पीने की आदत है। लेन क्लासमेट्स, हमारे परिवारों के बीच बिजनेस पार्टनरशिप है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मेरे पापा ने जो मैरिज अलायंस की बात कही थी उसे भूल जाओ। मुझे पता है तुम्हारा एक बचपन का दोस्त है जिसके तुम बहुत करीब हो और तुम उससे सच में प्यार करती हो। और जहां तक मेरी बात है, मुझे भी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। मैं खुद पापा से बात कर लूंगा, इससे दोनों परिवारों के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। इतना कहकर मैंने बॉटल वापस उसकी तरफ बढ़ा दी, फिर बास्केटबॉल उठाया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। आखिर पिछली जिंदगी की तरह उलझकर, दर्द में जीकर और अधूरी इच्छाओं के साथ मरने से बेहतर था कि शुरुआत में ही साफ सीमा खींच दी जाए। हमारा स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं था, बस करीब 20 मिनट का रास्ता था। इसलिए मैं अक्सर लंच ब्रेक में घर जाकर खाना खाता और थोड़ा आराम कर लेता था। जब मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और बस में चढ़ने ही वाला था, तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। लूशिन भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। वो सीधे मेरे सामने आकर रुक गई और मेरी कलाई पकड़ ली। मुझे लगा वो गुस्से में है, क्योंकि मैंने अभी अभी उसका दिया हुआ पानी लौटा दिया था। पिछली जिंदगी में भी वो ऐसी ही थी। शादी के बाद से लेकर मेरी 70 साल की उम्र तक, जब भी मैं उसकी किसी बात से असहमत होता या उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करता, वो तुरंत नाराज हो जाती थी। लेकिन इस जन्म में वो न मेरी पत्नी थी, न मेरा प्यार, और न ही कोई ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैं हमेशा झुकता रहूं। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी पकड़ अचानक और मजबूत हो गई। अगले ही पल उसने मुझे बस स्टॉप की दीवार से लगा दिया। उसके दोनों हाथ मेरे कंधों पर टिके हुए थे और वो हल्के से अधिकार जताने वाले अंदाज में बोली, चेनान, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही रीबर्थ लेकर लौटे हो? अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ बर्ताव करते रहे तो क्या मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर ये शिकायत करूं कि तुम अपनी होने वाली पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मेरे मन में हजारों विचार एक साथ घूमने लगे। कुछ देर बाद जाकर मैं खुद को संभाल पाया। तो लू शिन भी रीबर्थ लेकर वापस आई है? मुझे चुप देखकर उसने आगे कहा, चैन आन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पिछली जिंदगी में हम 50 साल तक साथ रहे और उन 50 सालों में तुमने कभी मुझ पर आवाज तक ऊंची नहीं की। लेकिन इस जन्म में, कल से लेकर आज तक, तुम कितनी बार मुझ पर गुस्सा हो चुके हो। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अब इसमें कोई शक नहीं था, वो भी सच में रीबर्थ लेकर वापस आई थी। लेकिन कल से लेकर अब तक उसका व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था।
क्योंकि वो बिल्कुल भी उस पुरानी लूशिन जैसी नहीं थी। वही लूशिन जो पूरी जिंदगी मेरे प्रति बर्फ की तरह ठंडी रही। असल में पिछली जिंदगी की लूशिन एक बिजनेस क्वीन थी। उम्र बढ़ने के बाद भी पूरे घर की मुखिया वही थी। लोग उसे कोल्ड मैडम कहकर बुलाते थे। बिजनेस वर्ल्ड में उसका प्रभाव मुझसे कहीं ज्यादा था। वो चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करती थी, और तो और मेरे सामने भी उसने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। लेकिन आज वो मेरे सामने लगभग रोने वाली थी। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मैंने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब हम दोनों ही दोबारा लौट चुके थे। तो बेहतर यही था कि हर इंसान अपने अपने पछतावे खुद ठीक करे। पिछली जिंदगी में उसका बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया था। परिवार ने उसे जबरदस्ती मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया और उसने पूरी जिंदगी दुख में गुजारी। वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसी औरत से शादी की जिसने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, और मेरे पिता कंपनी के कामों का बोझ उठाते उठाते थक कर इस दुनिया से चले गए। शायद इस जन्म का मकसद यही था कि हम दोनों अपनी अपनी अधूरी कहानियों को एक नया अंत दे सकें। आखिरकार मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में आंखें पूरी तरह बंद किए बिना ही मर जाऊं और अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी न कर पाऊं। वो सपना जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी सीने से लगाकर रखा था, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाना, उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। ये अफसोस मेरे दिल में हमेशा के लिए रह गया। मैंने लूशिन की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, लूशिन, चूंकि तुम भी रीबर्थ लेकर वापस आई हो तो ये और भी अच्छी बात है। इस जन्म में मैं तुम्हारे और तुम्हारे बचपन के दोस्त के बीच कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच कोऑपरेशन करवाने के लिए मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली जिंदगी में तुमने मेरे परिवार में शादी की थी। तुम इतने साल हमारे साथ रही हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और मेरे पापा ऐसे इंसान नहीं हैं। और फिर पिछले जन्म में तुम बिजनेस क्वीन बन गई थी। तुम्हारी क्षमता इतनी थी कि मेरी फैमिली की मदद के बिना भी तुम दोबारा उसी ऊंचाई तक पहुंच सकती हो। इतना कहने के बाद मैंने गहरी सांस ली। आखिर मैंने इस औरत से पूरे 50 साल प्यार किया था। उसे जाने देना आसान नहीं था। दिल के किसी कोने में अब भी दर्द था। लेकिन जिस निराशा के साथ मैं पिछली जिंदगी में मरा था, उसके बाद अब मैं उससे दोबारा प्यार नहीं कर सकता था। मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी एक तेज आवाज के साथ फ्लेम स्टाइल वाली मोटरसाइकिल हमारे सामने आकर रुकी। बाइक चलाने वाले लड़के ने अपने सनग्लासेस उतारे और मुस्कुराते हुए लूशिन से कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेकिन तुमने स्कूल क्यों बदल लिया? सच कहूं तो अब मुझे तुम्हें लेने आने में रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। मैंने उस लड़के को पहचान लिया। वो था वांग जितेंग, लूशिन का बचपन का दोस्त, उसका पहला प्यार। उसके पिता की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री कभी काफी मशहूर थी, लेकिन बाद में बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। फैक्ट्री धीरे धीरे ठप पड़ने लगी। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी आम लोगों से कहीं बेहतर थी, क्योंकि उसके पिता फैक्ट्री की परेशानियों में उलझे रहते थे। इसलिए वांग जितिंग पर ध्यान कम होता गया। धीरे धीरे वो कुछ आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। उसका पहनावा बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, और लोग उसे फ्लेम बॉय या स्ट्रीट राइडर कहकर बुलाने लगे। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वो हमेशा लू शेन का ख्याल रखता था। उसने कभी उसे अपनी बुरी आदतों में शामिल नहीं किया। शायद यही वजह थी कि लू शेन उसे कभी भूल नहीं पाई। भले ही वो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बदनाम लड़का बन गया हो, लेकिन उसने कभी लू शेन को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही उसे गलत रास्ते पर ले गया। उस समय मैं वांग जितेंग को अच्छी तरह नहीं जानता था, और सच कहूं मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। मैंने बस एक नजर उसकी तरफ डाली और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा। पीछे से मुझे लू शिन के पैर पटकने की आवाज सुनाई दी। फिर उसकी नाराज आवाज गूंजी, चेन आन, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैं चलते चलते रेड लाइट पर रुक गया और पता नहीं क्यों अनजाने में पीछे मुड़कर देख लिया। मैंने देखा लू शेन आखिरकार वांग जितेंग की मोटरसाइकिल पर बैठ चुकी थी। उस पल मेरे दिल में उसके लिए बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आखिरकार वो उसी इंसान के पास लौट गई थी जिसे वो सच में चाहती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। दोपहर का सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था, इतना तेज कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं मन ही मन हंस पड़ा। शायद सच ही कहते हैं, समय के साथ पैदा हुआ प्यार, साथ बिताई गई पूरी जिंदगी, ये सब कभी कभी एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं होता। मैंने अपना दिल उसे पूरे 50 साल दिया,
लेकिन आज दोबारा जिंदगी मिलने के बाद भी मेरे 50 साल उसके बचपन के प्यार के सामने कुछ भी नहीं निकले। घर लौटने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। मैं अब स्कूल में लूशियन का सामना नहीं करना चाहता था। पापा मुझसे बहुत नाराज हुए, लेकिन वो मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। आखिर मेरी माँ बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और मैं उनका इकलौता बेटा था, इसलिए पापा अक्सर मेरी जिद मान ही लेते थे। कुछ दिन आराम करने के बाद मैंने पापा से कहा, पापा मैं स्कूल बदलना चाहता हूँ। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या? अब तो बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, ऐसे समय स्कूल क्यों बदलना चाहते हो? और तुम्हारी मंगेतर, वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए नंबर 1 हाई स्कूल छोड़कर तुम्हारी क्लास में आई है। अगर तुम स्कूल छोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और कहा, पापा मैंने कभी इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, मैं उससे प्यार नहीं करता और उसके दिल में कोई और है, वो मैं नहीं हूं। प्यार जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। अगर आप फिर भी जिद करेंगे तो मैं माँ के पास चला जाऊंगा। मेरी माँ का नाम लेना हमेशा असरदार साबित होता था। इस बार भी पापा तुरंत हार मान गए। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, फिर बोले, ठीक है ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी स्कूल ढूंढ देता हूँ। मैं मुस्कुराया और उनके कंधे पर हाथ रखा। यही तो मेरे अच्छे पापा हैं। चिंता मत करो, स्कूल बदलने के बाद आपका बेटा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, फिर फाइनेंस की पढ़ाई पूरी मेहनत से करेगा और वापस आकर आपका बिजनेस संभालेगा। ऊपर आसमान से माँ भी हमें आशीर्वाद देंगी, ताकि पिता और बेटा मिलकर हमारे परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। पापा मेरी बातें सुनकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो काफी देर तक रोते रहे। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। सुबह सुबह लूशिन सीधे हमारे घर आ पहुंची। उसने बिना दस्तक दिए मेरे कमरे का दरवाजा खोला। उस वक्त मैं अभी गहरी नींद में था। अचानक तेज रोशनी आंखों पर पड़ी तो मेरी नींद खुल गई। मैंने उन नींदी आंखों से देखा। लूशिन सीधे खिड़की की तरफ गई और एक झटके में पर्दे खोल दिए। तेज धूप पूरे कमरे में फैल गई। मैं आंखें सिकोड़ते हुए गुस्से में चिल्लाया, लूशिन, तुम पागल हो गई हो क्या? ये मेरा घर है। मेरे कमरे में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लूशिन ने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में बोली, मैं यहाँ 50 साल रह चुकी हूँ। ये घर मेरा भी है और ये कमरा भी। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली जिंदगी में हुआ करती थी। उसने आराम से मेरा वार्डरोब खोला, फिर मेरे रोज पहनने वाले कपड़े और अंडरवियर निकाल लिए। उसके बाद उसने मेरी रजाई भी खींच दी। मेरी आदत थी कि मैं बिना कपड़ों के सोता था, इसलिए एक पल के लिए मेरा शरीर पूरी तरह उसके सामने आ गया। मैंने घबराकर जल्दी से कपड़े उठाए और खुद को ढक लिया। गुस्से से दांत भींच कर बोला, लूशिन, तुम हद पार कर रही हो। वो मुस्कुराई, सोते वक्त ऐसे रहने की आदत तो तुम्हारी पहले भी थी। मैंने गुस्से में उंगली दरवाजे की तरफ उठाई, बाहर निकलो, अभी के अभी। लेकिन लूशिन बिल्कुल भी नहीं हिली। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों जाऊं? पिछले 50 सालों तक मैंने तुम्हें अपने हिसाब से चलाया है। अब रीबत के बाद क्या सच में सोचते हो कि मेरी पकड़ से बच जाओगे? उसकी मुस्कान देखकर मेरे अंदर दबी हुई सारी नाराजगी फूट पड़ी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, पिछली जिंदगी में शादी के कुछ समय बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। मैंने डिवोर्स की बात भी की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और अब जो है उसी तरह जिंदगी बितानी होगी। लेकिन इस जन्म में तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? लूशिन, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे सिर्फ परेशान कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सच में तुमसे नफरत करने लगूंगा। मेरी बात सुनते ही वो एकदम चुप हो गई। उसका चेहरा जम सा गया। मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। जल्दी जल्दी कपड़े पहने, पैंट पहनी और कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन तभी पीछे से लूशिन ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, चेनान, माफ करना। पिछली जिंदगी में तुम्हारे उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाई थी, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ। मैंने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। धीरे से उसका हाथ हटाया और कहा, अब इसकी जरूरत नहीं है। मरने से ठीक पहले मुझे जवाब मिल चुका था। मैंने तुम्हें 50 साल प्यार किया है। अब मुझमें दोबारा प्यार करने की ताकत नहीं बची। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। इस जन्म में हम सबसे करीब रहने वाले अजनबी बनकर रहें। क्या इतना भी नहीं हो सकता?
हम अभी सिर्फ 18 साल के हैं। पूरी जिंदगी हमारे सामने पड़ी है। धीरे धीरे तुम उस इंसान को भूल जाओगी जिसे तुम प्यार नहीं करती थी। पिछले जन्म में तुम्हारे अपने अफसोस थे, मेरे भी थे। तो इस जन्म में हम दोनों अपने अपने पछतावे ठीक कर लेते हैं। लू शेन की आंखें लाल हो गईं, आंसू लगातार गिरने लगे। वो बार बार सिर हिलाने लगी। नहीं, तुम मेरे पति हो। 50 साल के रिश्ते को तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मेरे गले में कड़वाहट उतर गई। अगर मैं कहूं कि मुझे दर्द नहीं हो रहा तो वो झूठ होगा। लेकिन मैं अब वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ। लूशिन ने अपने आंसू पोंछे। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। वो बोली, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। पिछली जिंदगी में तुमने 50 साल तक मेरा ख्याल रखा, तो इस जन्म में अगले 50 साल में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन चाहे वो कितनी भी बातें करे, मेरे लिए उस पर भरोसा करना असंभव था। आखिर हम दोनों दोबारा जन्म लेकर लौटे थे। फिर वो उस इंसान को कैसे भूल सकती थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, वांग जितेंग। नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो पापा हमें साथ देखकर खुशी से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ मेरे बेटे और मेरी बहू, मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। मैंने पापा को घूर कर देखा। वो तुरंत नजरें चुराने लगे। मैंने बिना कुछ कहे एक बन उठाया और सीधे बाहर निकल गया। पीछे से लूशिन ने भी एक बन उठाया और मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। मैं तेज चलता तो वो भी तेज चलती। मैं रुक जाता तो वो भी रुक जाती। मैं मुड़ता तो वो भी मुड़ जाती। धीरे धीरे मैं अंदर से बुरी तरह चिढ़ने लगा। मैं सोचने लगा, पिछली जिंदगी में मुझे कैसे पता ही नहीं चला कि ये लड़की इतनी जिद्दी और परेशान करने वाली भी हो सकती है। पूरे 15 दिनों तक वो मेरी परछाई बनकर मेरे साथ रही। जहां मैं जाता वो वहीं पहुंच जाती। धीरे धीरे पूरा स्कूल इस बात से गूंजने लगा। हर कोई हैरान था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि स्कूल की टॉप स्टूडेंट, जो पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक लाती है, वो आखिर क्यों एक लास्ट बेंच वाले लड़के के पीछे घूम रही है। अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे, चेन आन तो रिच फैमिली का लड़का है, शायद लूशिन उसी का सहारा लेना चाहती है।